प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से साउथ अफ्रीका में G20 के सम्मेलन से लौट कर आए हैं, तब से पाकिस्तान के होश उड़े हुए, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि G20 से आते ही पीएम मोदी ने कोई बड़ा प्लान बना लिया है। पाकिस्तान तो अब तक इसी बात से डरा रहता था कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जैसे जैसे उसका नाम सामने आ रहा है, वैसे ही कहीं अचानक पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 न शुरू कर दें। लेकिन पिछले 2 दिन में कुछ ऐसा हुआ है जैसे पीएम मोदी के दिमाग में पाकिस्तान को लेकर कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। जो नए बयान आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी ने पीओके कैप्चर करने से भी कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने वो प्लान बना दिया है जिसके बाद पाकिस्तान फिर कभी अपनी जीत का फर्जी दावा, फर्जी जश्न मनाने लायक भी नहीं बचेगा। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान अपने एयरबेस तबाह होने के बाद से भारत से युद्ध में फर्जी जीत का दावा करता रहा है और दावे के आधार पर मुनीर प्रमोशन लेता रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलने लायक भी अब नहीं बचेगा। पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन प्लान कर रहे हैं? भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान गुजारिश करने लगा? क्यों पाकिस्तान हिंदुत्व माइंडसेट की बात करने लगा? यह सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि पहली बार सेना प्रमुख ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान और परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान में वो कौन है जो मुनीर के कमांडो को बम से उड़ा रहा है, यह सब भी बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान को दहशत में डालने वाली खबर की जरा एक झलक देखिए। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। Op Sindoor was an apt example towards that synergy. तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान इस टेंशन में है कि पता नहीं पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। और इस टेंशन के बीच पिछले 24 से 48 घंटे में भारत की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आए हैं कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तो कभी भी बदल सकता है। सेना ने कह दिया कि पाकिस्तान की जमीन कब्जा कर लेंगे तभी वो मानेगा कि भारत जीता है। और उधर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेवल कमिश्निंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया है। सेना प्रमुख ने आज ही ये कहा कि तीनों सेनाओं का तालमेल ही सबसे बड़ी ताकत है और इसका बेस्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। रक्षा मंत्री से लेकर सेना तक पाकिस्तान को बैक टू बैक चेतावनी मिल गई है। ये कोई रूटीन चेतावनी या कोई सामान्य बयान नहीं है। आपको बताऊंगा कि रक्षा मंत्री और सेना के बयान के क्या मायने हैं, लेकिन पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए जिस पर पाकिस्तान भयंकर तिलमिलाया हुआ है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान उस कार्यक्रम में दिया जिसे सिंधी समुदाय ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी की किताब की का भी जिक्र किया और कहा कि आडवाणी जी यही मानते हैं कि सिंध के बिना भारत अधूरा है। इसी संदर्भ में देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कोई सामान्य बयान नहीं है, क्योंकि इस बयान के मायने और टाइमिंग को आप समझिए जरा। पहली बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पाकिस्तान को पहले से ही यह डर है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 न शुरू कर दें। और दूसरी बात, कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीति का एक्सटेंशन तो नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार कई बार कह चुकी है कि पीओके लेकर ही रहेंगे। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके से आगे बढ़ चुके हैं और पीओके से आगे बढ़कर अब भारत पाकिस्तान के
उस हिस्से को अपने में मिलाने की बात कर रहा है जिसके बारे में पहले कभी ऐसी बात नहीं कही गई। और रक्षा मंत्री ने खास तौर पर पाकिस्तान के उस सिंध प्रांत का जिक्र किया जिसकी सांस्कृतिक जड़ें भारत से मिलती है और बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध प्रांत में ही रहते हैं। यानी राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह का पुराना संकल्प है जिसमें उस हिस्से का फिर से भारत मिलने का संकल्प शामिल है जिसका सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बहुत गहरे से है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध का जिक्र किया और उधर पाकिस्तान को डबल करंट देते हुए सेना ने यह भी कह दिया कि अगली बार जंग में पाकिस्तान की जमीन कैप्चर कर लेंगे तभी वो मानेगा कि भारत की जीत हुई है। आप पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. कटियार को सुनिए। वो जब पाकिस्तान की जमीन कैप्चर करने की बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी और इस मुस्कान ने पाकिस्तान को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। सुनिए जरा। साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं। हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। सेना कह रही है कि पाकिस्तान की जमीन कैप्चर कर लेंगे और ऐसे बयान सुन सुनकर ही पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को टुकड़े करने का काम कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वो गुजारिश करता है कि ऐसे बयानबाजी से बचा जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान कश्मीर की बात करने लगा है, भारतीय मुसलमानों की बात करने लगा है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की बात करने लगा है। यानी रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान में एक तरीके से आग लग गई है। इस पाकिस्तान इसलिए भी तिलमिलाया हुआ है क्योंकि जैसे बलूचिस्तान में आजादी की मांग उठती रहती है, वैसे ही मांग अब सिंध प्रांत में भी होनी शुरू हो गई है और यहां के लोगों में भी यही भावना है कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिंध की अनदेखी करते हैं। सिंध के लोगों को उतनी भागीदारी नहीं मिलती जितने कि वो हकदार हैं। जबकि आबादी और आधार के आकार के हिसाब से अगर देखें तो सिंध बहुत बड़ा प्रांत है। वहां के कई ग्रुप चाहते हैं कि सिंध को पाकिस्तान से अलग एक सिंधु देश के तौर पर मान्यता मिले। पाकिस्तान के भीतर सिंध के क्या मायने हैं जरा इसको समझिए। तो पाकिस्तान की जीडीपी का 32% हिस्सा सिंध से आता है और प्रांतों में सिंध की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है और सिंध के कराची से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सिंध जमीन के मामले में तीसरा और आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। सिंध के पश्चिम में बलूचिस्तान है और पूर्व में पंजाब है। इसलिए स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इसे गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। तो बंटवारे के दौरान सिंध पाकिस्तान में चला गया था क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वहां जो हिंदू थे उनमें से काफी संख्या में हिंदू सिंधी भारत आ गए थे और जो बाकी रह गए वो भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। उनकी आबादी लगातार कम होती चली गई है और अब जब भारत ने सिंध पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है तो पाकिस्तान को डर है कि कहीं सिंध में भी बगावत की चिंगारी और न भड़क जाए। पाकिस्तान को अब तक पीओके का ही खतरा लगता रहता था कि कहीं भारत पीओके पर कब्जा न कर ले, लेकिन अब सिंध को लेकर भी पाकिस्तान को इसी तरह का डर सताने लगा है। जिस सिंध प्रांत पर आज पाकिस्तान का कब्जा है, जहां आज हिंदू सिर्फ 8% हैं, उस सिंध इलाके में कभी हिंदू राजाओं का वर्चस्व हुआ करता था और सिंध का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना सिंधु घाटी की सभ्यता।
इस इलाके पर मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने राज किया। सिंध पर हुकूमत करने वाले आखिरी हिंदू शासक राजा दाहिर थे। राजा दाहिर 8वीं सदी में सिंध के शासक थे और सिंधु नदी के किनारे के इसी इलाके को सिंध कहा जाता है और सिंध में रहने वाले सिंधी कहे गए और इसी से शब्द आया हिंद और हिंदी और जिससे कि हिंदुस्तान जैसे शब्द बने। सिंध के बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सिंध प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था। सिंध वह क्षेत्र भी है जहां वेद ज्ञान सबसे पहले आया था। कहा जाता है कि बंटवारे के वक्त 10 लाख से अधिक सिंधी अपने घर, दुकान, जमीन और मंदिर छोड़कर भारत आ गए थे। पाकिस्तान को लेकर जो बातें रक्षा मंत्री कर रहे हैं या सेना कह रही है, वो बातें उसे बिल्कुल भी हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पीओके हो या सिंध हो, इनकी बातें सिर्फ बातें नहीं है बल्कि पाकिस्तान को फोड़ने की एक तगड़ी प्रैक्टिस लगातार हो रही है। पाकिस्तान को घर में घुसकर कैसे मारना है, इसकी प्रैक्टिस लगातार चल रही है। आप आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमके कटियार को एक बार फिर से सुनिए, जो बता रहे हैं कि सेना के युद्धाभ्यास में रिवर क्रॉसिंग यानी नदी को पार करके हमला करने का अभ्यास भी शामिल है ताकि जब बॉर्डर पर नदी पार करके दूसरे इलाके को कैप्चर करना हो तो ये प्रैक्टिस काम आए। सुनिए। पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। और वैसे आप भारत का राष्ट्रगान जरा याद करिए। अगर आप पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो बाकी सब तो भारत का हिस्सा हैं, लेकिन सिंध ही है जो कि अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे राष्ट्रगान में जिस भारत का के जिस स्वरूप का वर्णन है वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि सिंध भारत में नहीं आ जाए। तो एक तरीके से सिंध का बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है और सिंध वो प्रांत है जहां से कि इस देश में इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत हुई थी और राजा दाहिर की मूर्ति को लगाने को लेकर आज की तारीख में सिंध में एक अलग तरह का आंदोलन चल रहा है। सिंध के लोगों को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि उन्हें उनकी सांस्कृतिक जड़ों से काट के रख दिया गया है। असल में जिन लोगों को उनके नायक के तौर पर उनके सामने खड़ा किया जा रहा है, गोरी और गजनबी को, असल में वो उसके नायक नहीं थे। उनके असली नायक राजा दाहिर जैसे लोग थे जिन्होंने कि इस्लामिक आक्रमण का हमेशा विरोध किया और इसीलिए सिंध में, कराची में राजा दाहिर के नाम से चौक बनाने, उनकी मूर्तियां लगाने को लेकर के वहां बहुत सारे लोग मांग करने लगे। तो सिंध में सियासत करवट ले रही है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी इसका अंदाजा है और खैर भारत तो उस पर पैनी नजर रखता ही है। तो इन सब बातों से पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के 7 महीने के अंदर ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ पूरा गेम पलट दिया है। पहले मोदी सरकार पीओके लेने की बात करती थी, अब सिंध को भी भारत में मिलाने की बात हो रही है। पहले भारत पर 2 वॉर फ्रंट का खतरा था, अब यही खतरा पाकिस्तान के सामने है कि उसके एक दो नहीं, उसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि उसके हाथ से निकल सकते हैं। पीओके में उसके खिलाफ बगावत चलती ही रहती है। बलूचिस्तान में क्या हाल है आपको पता ही है और अब सिंध की बात होने लगी है। यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का समय करीब आने लगा है। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान के हुक्मरानों को होने लगा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं एक तरफ से अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से भारत ना हमला कर दे। 7 महीने के अंदर पाकिस्तान 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ चुका है और वो भारत और अफगानिस्तान दोनों से पिट चुका है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है। तालिबान के मंत्री लगातार भारत का चक्कर लगा रहे हैं और इस पर चीन भी चुप है। यानी पाकिस्तान को फोड़ने की पूरी घेरेबंदी हो रही है और इस बात का एहसास पाकिस्तान को है, जनरल मुनीर को है। और इसके लिए भारतीय सेनाएं अपनी ताकत में भी लगातार इजाफा कर रही है। जैसे आज ही भारतीय नौसेना को एक और नई ताकत मिली।
साइलेंट हंटर कही जाने वाली आईएनएस माहे को आज नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस माहे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर तबाह करने में सक्षम है, चाहे वो बहुत गहरे पानी में ही क्यों ना हो। आईएनएस माहे को 80% स्वदेशी उपकरणों से तैयार किया गया है और ये माहे कैटेगरी की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है। खास बात यह है कि आईएनएस माहे को नौसेना में शामिल करने के कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी शामिल किया गया, उनको भी न्योता दिया गया था। और ये कहा जा रहा है कि यह पहला मौका है जब नेवल कमिश्निंग सेरेमनी में आर्मी चीफ को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं का तालमेल ही सबसे बड़ी ताकत है हमारी, और इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर था। सुनिए सेना प्रमुख के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा, फिर आपको आईएनएस माहे की खासियत के बारे में बताऊंगा। Strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Operation Sindoor was an apt example towards that synergy. तो इधर भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और उधर मुनीर से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं, सेना पर अटैक बढ़ रहा है। आज ही पेशावर में पार्लियामेंट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर दिया और इस हमले में पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए। हमले का जो सीसीटीवी आया है उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया और पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर की सुरक्षा में तैनात 3 जवान इस धमाके के साथ उड़ गए। दावा यह किया जा रहा है कि 3 सुसाइड बॉम्बर थे जिन्होंने हमले की कोशिश की और एक हमलावर ने मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया, जबकि 2 सुसाइड बॉम्बर अंदर घुस गए। हालांकि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में दोनों मारे गए। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में इस तरह के आतंकी हमले से मुनीर की टेंशन और बढ़ी हुई। तो जिस जगह पर हमला हुआ वो इलाका पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में से गिना जाता है और कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भी कोर्ट के बाहर सुसाइड बॉम्बिंग में 12 लोग मारे गए थे। तो इधर पाकिस्तान में धमाके पर धमाके हो रहे हैं और उधर पीएम मोदी कूटनीति के मंच पर बड़ा धमाका करके वापस लौटे। पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पीएम मोदी क्या बड़े बड़े काम उन्होंने किया है, एक बार जरा उस पर गौर करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बायकॉट के बावजूद G20 समिट में वही डिक्लेरेशन अपनाया गया जिस पर पूरी तरीके से पीएम मोदी की छाप दिख रही। चाहे वो विकसित देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के विकासशील देशों और खासकर अफ्रीका की आवाज को मजबूत करने का आह्वान हो। इसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क बनाने की बात जिसकी की वकालत पीएम मोदी ने की थी, उसे भी डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। नार्को टेरर, इस मामले को भी मोदी ने उठाया और उसकी अहमियत भी बाकी देशों ने मानी और इसके खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया गया। यानी कि मोदी ने G20 समिट में जितने बड़े एजेंडे थे, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया। G20 समिट में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की जो मीटिंग हुई जिसमें आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर चर्चा की गई। भारत के अलावा ये जो दोनों देश हैं ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं और पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है, समय की जरूरत है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से 4 देश भारत के समर्थन में हैं, लेकिन चीन इसका विरोध करता रहा है। इसके अलावा G20 के इतर पीएम मोदी ने कनाडा के साथ साथ बहुत सारे देशों के साथ इस बात पे चर्चा की कि भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर किए जाएं और कनाडा के साथ भी भारत के रिश्ते को पटरी पर लाने का पूरा काम जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक नई साझेदारी बनाई। तो देखा जाए तो ये जो पीएम मोदी का G20 का समिट का दौरा था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जब पीएम मोदी G20 की बैठक के लिए जा रहे थे
तो कांग्रेस ये कहकर पीएम मोदी को घेर रही थी कि पीएम मोदी ट्रंप से बचते हुए जा रहे हैं, लेकिन G20 में कूटनीतिक कामयाबी के झंडे गाड़कर पीएम मोदी ने विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है और G20 से लौटते ही पीएम मोदी अपने काम में जुट गए। पीएम मोदी आज सुबह करीब 7 बजे साउथ अफ्रीका से लौटे, एक तरीके से 10 घंटे की यात्रा करके, और लौटते ही वो करीब 10 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की शपथ समारोह में शामिल होने चले। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में था, लेकिन इस समारोह में नेता विपक्ष राहुल गांधी नजर नहीं आए। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया और कि इतने अहम मौके पर नेता विपक्ष गायब हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ऐसे बड़े मौके पे नदारद दिखे। बहुत सारे ऐसे दूसरे मौके हैं जब लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे मौकों पे, जैसे कि भाई चीफ जस्टिस का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किसी पार्टी का तो समारोह है नहीं। ऐसे ये वैसे मौके हैं जब देश के सारे राजनीतिज्ञों को एक साथ आकर एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहिए कि भाई हायर जुडिशियरी में सबका समान विश्वास और भरोसा है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात होती है। लेकिन वो राहुल गांधी जो हमेशा संविधान की प्रतियां उठाकर और पॉलिटिकल पार्टियों में के रैलियों में जाया करते हैं, वो जब ऐसा मौका आता है ये बताने का, ये साबित करने का, ये दिखाने का कि लोकतंत्र में उनका भरोसा है और देश का लोकतंत्र मजबूत करने में यकीन रखते हैं, तो हर बार चूक जाते हैं। और कई मौकों पर उनकी गैर मौजूदगी ये बताती है कि वो कहने को जो कह लें, लेकिन देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका जो योगदान होना चाहिए वो नहीं है। तो पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। तो इधर योगी और अखिलेश और उधर ममता बनर्जी, पीएम मोदी ने क्या धमाके करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यूपी से लेकर बंगाल तक की राजनीति हिल गई है। और पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किस बात पर भिड़े सीएम योगी और अखिलेश, और यूपी में गजब घमासान शुरू होने के संकेत मिलने लगे। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की बहुत गजब तैयारी दिख रही है और उधर अखिलेश के सांसद ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने चले ममता के विधायक, और उधर बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया कि दीदी भी चौंक गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह के फॉर्म में हैं, उससे इंडी गठबंधन को इस बात की चिंता है कि अब उन राज्यों में क्या होगा जहां आने वाले 1-2 साल में चुनाव। सबसे ज्यादा चिंता तो ममता बनर्जी को होगी, क्योंकि बंगाल में अगले साल ही चुनाव, और बिहार के बाद नरेंद्र मोदी का जो मिशन है, जो उनकी टीम का मिशन है, वो बंगाल पे ही है। उधर यूपी में अखिलेश को टेंशन ये हो रही है कि यूपी में उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो 2027 में सीएम योगी को कड़ी टक्कर देने का प्लान बनाकर बैठे हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी ने अपने नए धमाके से दोनों जगह की सियासत को हिला दिया है। यूपी में तो कल ही पीएम मोदी जाने वाले हैं, वहां अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किस बात पर सीएम योगी और अखिलेश यादव भिड़ गए हैं, यूपी में क्या गजब घमासान शुरू होने वाला है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की बहुत गजब तैयारी जो चल रही है उसकी झलकियां दिखाएंगे। और उधर अखिलेश के सांसद, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। और अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजा फहराने जो पीएम मोदी जा रहे हैं, तो उधर बंगाल में ममता बनर्जी का कौन सा विधायक बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने लगा है, और इस पर भी बवाल हो रहा है। तो अवैध बांग्लादेशियों और एसआईआर को लेकर यूपी से बंगाल तक जो घमासान के एक नया चैप्टर ओपन हो गया है, जरा इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब आपको बताएं उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की, क्योंकि इसे 2027 के लिए बीजेपी के मिशन यूपी का आगाज माना जा रहा है। क्योंकि ये सनातन के प्राचीन वैभव को फिर से लाने का एक तगड़ा नैरेटिव है, जिसकी काट विपक्ष के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा। राम मंदिर में ध्वजारोहण के साथ ही प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का कार्य भी एक तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। ये राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी नेताओं की भूमिका और योगदान को बताने का एक बहुत बड़ा मौका होगा कि जो प्रण लिया था वो पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। यानी 25 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाएगी, बल्कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ ही भगवान राम के 500 वर्षों का वनवास भी खत्म हो जाएगा। तो राम मंदिर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी एक बार फिर राम भक्त के तौर पर शामिल होने पहुंच रहे हैं। और अब तक कार्यक्रम के मुताबिक अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। राम पथ पर मौजूद महिलाएं और अयोध्यावासी पीएम मोदी के स्वागत में पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत 501 ब्राह्मणों की ओर से वैदिक पाठ के साथ होगी और रामलला के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:30 बजे तक का है। ध्वजारोहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी करीब 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है साकेत महाविद्यालय है, जहाँ तक पीएम जो हेलीकॉप्टर से आएंगे। सबसे पहले वो अयोध्या जो एयरपोर्ट है वहाँ उनकी जो फ्लाइट है वो उतरेगी और वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक आएंगे और वहाँ से यहाँ तक करीब 2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है यहाँ पर पीएम जो है वो रोड शो करेंगे। इस रोड शो की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे इलाके को 8 जोन में बांटा गया। देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के जवान जो है वो तैनात है। साथ ही जो रेलिंग्स है यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने 11 दिनों का व्रत रखा था, जबकि उस वक्त पुरोहितों ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का व्रत रखने के लिए कहा था। और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मुताबिक ध्वजारोहण समारोह के लिए भी पीएम मोदी निराहार व्रत रखेंगे। आप भी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को सुनिए। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करें। तो जिस तरह की तस्वीर पिछले साल जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी दुनिया ने देखी, वैसा ही भव्य समारोह कल प्रभु राम की नगरी में होने वाला है। एक बार फिर मुख्य यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी राम मंदिर के भव्य शिखर पर विशाल धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश विदेश से भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है। देश दुनिया की हस्तियां रामलला के चरणों में नतमस्तक होने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आखिर कहां रह गए हैं। जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो धर्म ध्वजा स्थापित करने के इस समारोह में शामिल होंगे, तो भी उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जरा सुनिए एक बार अखिलेश यादव। अखिलेश जी, 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है ध्वजारोहण का। आप लोग को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, वहाँ सियासत है या कुछ और है? एक दुकान जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। तो अखिलेश यादव राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम पर चुप्पी साधे हुए। तो उनकी अयोध्या से पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो दलील ये दे रहे हैं कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला है, नहीं तो नंगे पांव पहुंच जाते। जिस पर राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 टूक कहा है
कि हर श्रद्धालु के लिए न्योता है, इसमें किसी को इंपॉर्टेंट या वीआईपी नहीं समझा जाना चाहिए। आप भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद और राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को सुनिए एक बार। हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन नंगे पैर पहुंचेंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी विचारधारा है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने, जबकि प्रभु श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, गरीब के हैं, कमजोर के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। प्रभु श्री राम में के राज में कभी डिस्टिंक्शन नहीं था। It sort of calls every devotee to visit the place and offer prayer. इसमें आप इम्पोर्टेंट वीआईपी मत सोचिए। तो भले ही इंडी गठबंधन के लोग राम मंदिर के नए कार्यक्रम से भी दूरी बना रहे हों, लेकिन इन्हें अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमों को सुनना चाहिए, जिन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने से अयोध्या में विकास को नए पंख लग जाएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबको खुशी हो तो सबके प्रधानमंत्री, हमें यही उम्मीद है कि हमारे अयोध्या के साथ साथ वो पूरे भारत का विकास करेंगे। तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का जो है वो अयोध्या के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर जो है हमारे भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है और विशेषकर हमारे अयोध्या निवासियों को, हम सबको एक बहुत बड़ी सौगात दिया है। निश्चित तौर पर मंदिर के निर्माण से यहाँ पे बहुत पर्यटक और तमाम देश ने विदेश के लोग यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। ख़ासकर यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है और हितकारी है और इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रोड का चौड़ीकरण हुआ है, काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी जो है होटल भी खुल गए हैं, जितनी यहाँ सुविधा थी वो भी पूरी हो गई है, बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो उधर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले आज सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन भी किए और पूरे विधि विधान से भगवान राम की पूजा अर्चना की। रामलला के दर्शन से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे और भगवान हनुमान की भी पूजा की। पीएम मोदी से पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोहन भागवत कल होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। अयोध्या आने से पहले मोहन भागवत ने लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उधर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले ने कानपुर में संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जबकि आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने भी लखनऊ में डेरा डाला हुआ है। यानी यूपी में बीजेपी और आरएसएस मिलकर 2027 के मिशन में पूरी तरीके से जुटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही यूपी में 2027 के लिए एजेंडा सेट करने का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ यह भी साफ दिख रहा है कि इंडी गठबंधन बिहार वाली गलती से कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत बवाल किया गया था, लेकिन चुनाव में नतीजा क्या हुआ ये सबने देख लिया। अब यूपी, बंगाल, इन सारे राज्यों में भी एसआईआर को लेकर बवाल किया जा रहा है, जबकि यूपी में सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है कि यूपी में घुसपैठियों का सफाया होकर रहेगा। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों के लिए सख्त फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत यूपी के सभी 75 जिलों में प्रशासन को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करनी होगी और नियमों के मुताबिक घुसपैठियों पर एक्शन शुरू करना होगा। घुसपैठियों को रोकने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घुसपैठियों को तय नियमों के तहत उनके मूल देश को वापस भेज दिया जाएगा। सुनिए यूपी से घुसपैठियों के सफाई अभियान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है।
याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो इंडी गठबंधन को न तो सीएम योगी का डिटेंशन सेंटर वाला प्लान रास आ रहा है और न ही एसआईआर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने डिटेंशन सेंटर वाले प्लान पर सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर को वोटर काटने की प्लानिंग बता दिया है। आप भी कांग्रेस नेता इमरान मसूद और अखिलेश यादव को सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। ऐसा बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना, आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यूपी में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बंगाल को बीजेपी सबसे मुश्किल चुनौती मान रही है। इसीलिए खुद पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए मोर्चा संभालने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह दिसंबर से बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे और ऐसी भी खबरें हैं कि 13 से 14 दिसंबर को पीएम मोदी हुगली जिले के आरामबाग में रैली कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है, उससे टीएमसी के खेमे में घबराहट दिखने लगी है। बंगाल में टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ा गया था। सुनिए बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी विधायक ने क्या कहा और उस पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किस तरीके से पलटवार किया। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों के सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। ये कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बात बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे अमिताभ, सलमान, शाहरुख और बड़े सुपरस्टार्स कौन कौन धर्मेंद्र के लिए रो पड़े। सलमान खान को धर्मेंद्र अपना कौन सा सीक्रेट बताकर गए थे जो जब खुला तो सब लोग चौंक गए, और 51 रुपए की सैलरी से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र का वो खजाना जो किसी ने देखा नहीं। ग्लैमर की दुनिया में गांव की मिट्टी को न भूलने वाले धर्मेंद्र का अनसुना चैप्टर जो हैरान कर देगा। तो आज बॉलीवुड के लिए बहुत बुरी खबर आई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन धर्मेंद्र नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में मुंबई में अपने घर में अंतिम सांस ली और इस खबर ने उनके फैंस को तोड़कर रख दिया है। धर्मेंद्र को चाहने वाले उनके फैंस हों या बॉलीवुड सितारे, धर्मेंद्र के निधन की खबर से सभी शॉक्ड हैं।
किसी को यकीन नहीं हो रहा कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र के निधन की खबर लगते ही बॉलीवुड सितारों का तांता लग गया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े सुपरस्टार्स धर्मेंद्र के लिए रो पड़े। धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ही अस्पताल से वापस घर आए थे। उनके परिवार की तरफ से बताया गया था कि वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र का अचानक चले जाना उनके फैंस के लिए एक धक्के की तरह है। धर्मेंद्र के निधन पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने क्या कहा, धर्मेंद्र के स्ट्रगल को आज किसने किसने कैसे कैसे याद किया और धर्मेंद्र अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए हैं, धर्मेंद्र के अनसुने किस्सों का चैप्टर शुरू होने से पहले उनकी कुछ यादगार तस्वीरें देखी। तो 6 दशक, 300 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों अवार्ड और करोड़ों फैंस का प्यार। 89 साल के धर्मेंद्र जब इस दुनिया से गए तो पूरा देश रो पड़ा। ऐसा लगा जैसे भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वो एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। उनके अलावा धर्मेंद्र अपनी जिंदा दिली और दरिया दिली के लिए भी बहुत मशहूर थे। आज जब खबर आई कि धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक है, विले पार्ले शमशान घाट पर हलचल तेज हो गई है, तो दुआओं का दौर शुरू हो गया। धर्मेंद्र पिछले दिनों अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तब से उनका इलाज घर पे ही चल रहा था। परिवार ने अपडेट दिया था कि वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन आज जब धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आई और जब उनकी बेटी ईशा देओल को विले पार्ले शमशान घाट पर देखा गया तो हर कोई परेशान हो गया और इसी के बाद धर्मेंद्र के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस बीच कंफर्म खबर आ गई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। सबसे पहले निर्माता निर्देशक करण जौहर ने धर्मेंद्र की पुरानी फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा, यह एक युग का अंत है। यह बहुत बड़ा मेगा स्टार, वो इंडियन सिनेमा के एक असली लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। वे सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छे इंसान थे। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के शमशान घाट लाया गया और जिस एम्बुलेंस में धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर था उसके ठीक पीछे उनके बेटे सनी देओल भी थे। इसके बाद सबसे पहले शमशान घाट पर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी पहुंची। इस वक्त तक पूरे बॉलीवुड में धर्मेंद्र के निधन की खबर एक तरीके से फैल चुकी थी और धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन पहुंचे। उनके साथ अभिषेक बच्चन भी थे। इसके बाद विले पार्ले शमशान घाट में धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का तांता लग गया। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और संजय दत्त को धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए वहां पहुंचते हुए देखा गया। धर्मेंद्र के निधन की खबर कंफर्म होने के बाद देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सभी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई उससे अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों से उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। अनुपम खेर भी धर्मेंद्र की फैमिली के बेहद करीब हैं और आज जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो वो फ्लाइट में थे। अनुपम खेर ने धर्मेंद्र को लेकर क्या कहा, तो धर्मेंद्र के बारे में जितना ही कहा जाए कम है। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनके जाने से सबका दिल टूट गया है। अक्षय कुमार ने कहा कि बचपन से लेकर अब तक धर्मेंद्र जी वो हीरो थे जैसा हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री के असली ही मैन, पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अजय देवगन ने कहा, धर्म जी के जाने की खबर ने दिल तोड़ दिया है। उनकी गर्मजोशी, उदारता और मौजूदगी ने कलाकारों की पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया और हमने उस इंसान को जिसने हमारे सिनेमा को
आत्मा को आकार दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दिल टूट गया है, मन बेहद दुखी है, भारी है। वो सच में मिट्टी के बेटे थे। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों की शान। अपने व्यवहार, सादगी, दया और विनम्रता से वो हर दिल पर राज करते थे। असल मायने में वो भारत रत्न थे। रजनीकांत ने इमोशनल पोस्ट में लिखा, अलविदा मेरे दोस्त, आपका सोने जैसा दिल, हमारे साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। धर्म जी, आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। अनिल कपूर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, धर्म जी के बारे में एक वाक्य में लिखना मुश्किल है। हीरो, पिता, पंजाबी, एक ऐसा इंसान जितने शरारती थे उतने ही इमोशनल भी थे, लार्जर देन लाइफ, लेकिन फिर भी हर किसी के दिल के बेहद करीब। जितेंद्र ने इमोशनल पोस्ट में लिखा, मेरे दिल में जो इमोशन है उसे बताने के लिए मेरे पास अभी शब्द नहीं। मैंने एक दोस्त खो दिया है, मेरे लिए वो एक भाई से भी ज्यादा था। हमने साथ में जो पल बिताए वो हमेशा दिल में रहेंगे। तो धर्मेंद्र ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मुंबई की चकाचौंध से दूर लोनावला के अपने भव्य फार्म हाउस में बिताया। लगभग 100 एकड़ में फैला ये एस्टेट ऐसी किसी राजमहल से कम नहीं दिखता है। धर्मेंद्र के इस फार्म हाउस में एक आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, रॉक गार्डन और बहुत कुछ है। पहाड़ियों और झरनों के बीच बसे इस एस्टेट को धर्मेंद्र धरती का स्वर्ग कहा करते थे। लेकिन इतनी सुविधा होने के बाद भी धर्मेंद्र यहां आराम नहीं करते थे, बल्कि धर्मेंद्र यहां खेती करने आते थे, सब्जियां उगाते थे। सब्जियों के साथ वो अपने वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे। धर्मेंद्र उस उम्र में भी अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चलाते थे। ट्रैक्टर के अलावा भी धर्मेंद्र खेती में इस्तेमाल होने वाली कई तरह की गाड़ियों को चलाते हुए उनके वीडियो आप देख सकते हैं। आज लाखों करोड़ों फैंस की आंखें धर्मेंद्र के लिए नम हैं। जनता का प्यार और अपनापन धर्मेंद्र ने यूं ही हासिल नहीं किया था। सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र अपने संघर्ष और मुश्किल दिनों को याद करते हुए बहुत भावुक हो गए थे। धर्मेंद्र पंजाब के जाट परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट होकर मुंबई आए थे। धर्मेंद्र ने बताया कि पंजाब से उनका एक दोस्त उनके साथ मुंबई आया था। शुरुआत में वो दोनों रेलवे क्वार्टर की बालकनी में किराए पर रहा करते थे और इस दौरान कई रातें ऐसी होती थी जब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। पैसा खत्म हो जाने के बाद धर्मेंद्र को कई दिनों तक एक गैरेज में सोना पड़ गया था और उन्होंने पार्ट टाइम ड्रिलिंग फर्म में काम करना शुरू कर दिया था, जहां 200 रुपए मिलते थे। और कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें 1960 में बॉलीवुड में डेब्यू का मौका मिला था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने एक बार राजनीति में भी एंट्री की थी। हालांकि जल्द ही उनको इस बात का एहसास हो गया कि राजनीति उनके लिए नहीं है और उनका एक तरीके से मोहभंग हो गया। साल 2004 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरे और तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्मेंद्र को बीकानेर संसदीय सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया। धर्मेंद्र ने इस चुनाव में जमकर प्रचार किया। उनका परिवार भी पूरे जोर शोर से प्रचार में उतरा। चुनाव में धर्मेंद्र ने 57,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और सांसद बन गए। धर्मेंद्र भले ही सांसद बन गए, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव में हारकर केंद्र में से सत्ता से एक तरीके से बाहर हो गई। तो धर्मेंद्र का जो ये पूरा उनकी जो पूरी जीवनी है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है और इंडस्ट्री को लेकर जिन लोगों के मन में सपने होते हैं, धर्मेंद्र की जीवनी में, धर्मेंद्र के काम में, धर्मेंद्र के अभिनय में वो अपने लिए बहुत सारी प्रेरणाएं तलाश सकते हैं।